हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है प्रीटी सी गर्ल हाना की, जो कि एक थीफ फैमिली से बिलोंग करती है। एक तरह से कहूँ तो नोबल थीफ जो सिर्फ बुरे लोगों को ही लूटते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो काजुमा की बात करें तो उसका उल्टे हिसाब के पूरा का पूरा ख़ानदान ही पुलिस ऑफिसर से भरा पड़ा है। इवन कि वो शादियां भी ऑफिसर्स की फैमिली में ही करते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब उन्हें पता चलना है कि उनका बेटा जिस लड़की को पसंद करता है वो थीफ है, तो क्या वो शादी करने की इजाज़त देंगे? बिल्कुल नहीं। और ऐसा ही कुछ हमारी फीमेल लीड के साथ होना है। चोरों की फैमिली पकड़े जाने के डर से हरगिज़ भी पुलिस वालों को अपनी बेटी ना दें। अब इनके पेरेंट्स कैसे मानेंगे, या फिर खुद की सच्चाई जान के भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये सब तो आगे स्टोरी में ही पता चलेगा, जो कि कॉमेडी रोमांस होने के साथ साथ थोड़ी सी टची भी होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कज़ुमा अपनी गर्लफ्रेंड हाना को पेरेंट्स से मिलवाने लेके आया होता है। उसकी नज़र में ये जस्ट कॉमन सी गर्ल लाइब्रेरियन है, एंड वो हाना से शादी करने का अप्रूवल जब मॉम डैड से मांगता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि हम पुलिस फैमिली से हैं तो तुम्हारी शादी भी किसी ऑफिसर लड़की से ही करेंगे। ये सुन के तो हाना को जोर का झटका लगता है कि क्या पुलिस? कज़ुमा ने उसे बताया ही नहीं था कि वो एक ऑफिसर है। ना सिर्फ इसके आबाओ अजदाद बल्कि मॉम डैड, इसकी बहन और उसका पति भी पुलिस में ही होते हैं। सो यही एक्सक्यूज़ कज़ुमा के पेरेंट्स उसके सामने रख देते हैं। हाना बेचारी बेहोश तो तब होती है जब कज़ुमा उसे बताता है कि उनका पेट भी पुलिस डॉग है। यह अब उसे लेके परेशान कि शायद रिजेक्शन वाली बात हाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस सब के बाद वो इसे घर ड्रॉप करने आ गया था। यहाँ पे वो हाना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, फ्यूचर में हम दोनों ही शादी करेंगे। पर इस बेचारी को तो यही टेंशन होती है कि कज़ुमा को जब मेरी असलियत का पता चलना है फिर क्या होगा। मन में यही सोचने लगती है कि कज़ुमा तुम्हें पुलिस ऑफिसर तो नहीं होना चाहिए था, और इधर ये सोच रहा होता है कि हाना तुम आखिर ऑफिसर्स की फैमिली से क्यों नहीं हो। हाना किसी आम से घर में नहीं बल्कि एक सीक्रेट रास्ते से जाते हुए वो एक आलीशान सी अपार्टमेंट में रहती है। इसका एक छोटा भाई और ग्रैंडमा भी हैं जो कि इन्हीं के साथ ही रहते हैं। मॉम डैड तो इतने आशिक मिजाज होते हैं कि अपनी बेटी के सामने भी एक दूसरे से फ्लर्ट करने से बाज नहीं आते। ये परेशान कि आखिर मेरा क्या बनेगा। इधर घर पे डैड वोट करवाते हैं कि आखिर कौन हाना को कज़ुमा की गर्लफ्रेंड अप्रूव करना चाहता है। सिवाय कज़ुमा के कोई भी हैंड रेस नहीं करता। वो अब डैड से कहने लगता है कि अगर आपने मेरी हाना से शादी करवा दी तो मैं फिर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा कि फ़र्स्ट डिवीज़न ऑफिसर ही बन जाऊँगा, वो जो कि इनकी फैमिली में आज तक कोई भी नहीं बन पाया था। ये सुन के डैड तो एकदम शॉक ही रह जाते हैं कि क्या सच में। अब वो उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि ठीक है, पहले तुम प्रमोशन लेके दिखाओ, फिर हम तुम्हारी शादी हाना से कर देंगे। ये सुन के तो कज़ुमा फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बाद में हमें पता चलता है कि हाना तो अपनी फैमिली के प्रोफेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो उनसे हट के वो एक लाइब्रेरी में जॉब करती है। आज यहाँ अचानक ही उसकी मुलाकात अपने फ्रेंड इंजोजी से हो जाती है, जो कि मैजिशियन है। बहुत अरसा एब्रॉड रहने के बाद अब वापस लौटा है। एक यही वाहिद उसका फ्रेंड है जिससे वो बात शेयर कर सकती है। सो उसे अपने लव का भी बता देती है कि मैं आजकल बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। कज़ुमा ने प्रमोशन की बात अपने एक दोस्त से कर ली थी, जो कि वहीं पे एक ऑफिसर होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने लू फैमिली को पकड़ लिया ना तो समझो तुम्हारी लॉटरी निकल आई। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, लू फैमिली कोई और नहीं बल्कि हाना की ही है। ये खानदान इतना प्रोफेशनल है कि आज तक पुलिस इन्हें पकड़ ही नहीं पाई। इवन कि कोई जानता भी नहीं है कि आखिर वो दिखते कैसे हैं। सो जिसने भी उन्हें पकड़ा उनकी प्रमोशन पक्की। अब यही टास्क तो कज़ुमा लेने वाला था। अगले लम्हे वो हाना को लेके फिर एक ज्वेलरी शॉप ही आया होता है कि अपनी वेडिंग रिंग सेलेक्ट कर लो। पर तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात हाना की मॉम से हो जाती है। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये उनकी बेटी को डेट कर रहा है तो वो तो इसे खाने पे इनवाइट कर लेती हैं। हाना ये देख के परेशान कि अब क्या बनेगा। मॉम के साथ साथ डैड भी इन्हें फिर ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली में इनका इधर कोई मिशन था, वो क्या मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। कसूमा तो इन्हें काफ़ी क्यूट लगा था। जब बिल पे करने की बारी आती है तो डैड तो एक जेंटलमैन बनते हुए कसूमा को छोड़ के खुद ही वो पे करने जाने लगते हैं। वेल, खुद इन्होंने कहाँ करना था बल्कि जाते हुए किसी का पर्स ही चुरा लेते हैं। ये सब तो हाना भी देख ही चुकी थी।
यहाँ पे अचानक ही मॉम कज़ुमा का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती हैं कि वो साइड पे ना देखे। एक्चुअली में वहाँ पे बहुत ही बड़ा गैंग बैठा हुआ था, सो इसलिए वो उसे कहती हैं कि तुम उनसे दूर रहना। कुछ खाना हाना के पेरेंट्स ने इसे गिफ्ट के तौर पे दिया था, जो कि ये घर लेके आ चुका होता है। जैसे ही मॉम डैड को पता चलता है कि ये तो इसके फ्यूचर इन लाज की तरफ से है, वो तो एक्सेप्ट नहीं करते। फिर हमें कज़ुमा के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की पर्सनैलिटी के आदमी हैं। ये तो इसे हाना पे गिव अप करने को कहते हैं, पर ये चुपचाप ही फिर वहाँ से चला जाता है। हाना कज़ुमा के साथ अपनी ली फ़ोटोज़ को देख देख के सोचने लगती है कि पता नहीं हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा भी है या नहीं। ज्वेलरी शॉप पे कुछ रोबर्स ने अटैक कर दिया था। अभी वो माल लेके जा ही रहे होते हैं कि कुछ और लोग आके उन्हें मार देते हैं। अब उनके मर्डर की न्यूज़ तो टीवी पे ही आ गई थी। हाना मॉम डैड से पूछती है कि क्या ये काम आपका है, तो वो कहते हैं कि माना हम थीफ हैं, पर हमने कभी भी किसी को आज तक नहीं मारा। इस केस को हैंडल करने का तो फिर कज़ुमा को ही काम दिया जाता है। अब जब वो इस बारे में हाना को बताता है, तो वो उसे लेके परेशान ही हो गई थी। इन सोची से पूछने पे वो उसे अपनी और कज़ुमा की फर्स्ट मुलाकात के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो बच्चों को स्टोरी सुनाते सुनाते इमोशनल हो गई थी। तब कज़ुमा, जो कि इधर आया था, उसे ये लड़की बहुत ही क्यूट एंड प्योर लगी। उसने ना सिर्फ तब इसे कंफर्ट किया, बल्कि हमेशा के लिए ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी डिसाइड कर लिया था। इनको तो इसकी लव स्टोरी किसी ड्रामे की तरह ही लग रही होती है। बैठे बैठे इसे अपने ग्रैंडपा की याद आ जाती है कि कैसे उन्होंने इसे थीफ बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी। तब बिना थीफ का मतलब जाने ये तो फिर चोर बनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी दिख रही होती है कि मैं अपने ग्रैंडपा की तरह ही प्रोफेशनल बनूंगी। केस की बात करने कज़ुमा ज्वेलरी शॉप के ऑनर से मिलने पहुंचा होता है। पर ये देख के हैरान के तब तो इसने खुद इस बंदे को गुंडों के साथ बैठे हुए देखा था, जो कि हाना की मॉम ने बताया था। ऊपर से मजीद इसे इस बात की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि उन रोबर्स को इन्हीं साहब ने मारा है। अब तो खैर बहुत लेट हो चुकी थी। दूसरी तरफ मॉम डैड ने उस ज्वेलरी शॉप के मालिक की शातिर हरकत का हाना को बता दिया था कि उसने अपनी ही शॉप में चोरी जस्ट इंश्योरेंस मनी लेने के लिए ही करवाई और उन्हें फिर मरवा दिया। इनका मिशन अब उससे वो ज्वेलरी चुराने का था, और उस दिन रेस्टोरेंट पे वो इन पे इन्वेस्टिगेशन करने के मिशन पे ही गए थे। तभी जब हाना देखती है कि इन्होंने कज़ुमा को किडनैप कर लिया है, तो वो भी उसे छुड़ाने के लिए इनके साथ जाने का सोच लेती है। ये उसकी लाइफ का फर्स्ट ही मिशन होने वाला था, क्योंकि बचपन में जैसे ही उसे चोरी का मतलब समझ आया था, उसने इमोशनल होकर ग्रैंडपा को साफ इनकार कर दिया था कि मैंने बैड पर्सन बिल्कुल नहीं बनना। लेकिन अगर कभी कभी इंसान को किसी के भले के लिए अगर कुछ बुरा करना पड़ जाए, तो फिर सोचना क्या। ख़ास तौर पे अगर लव की बात हो, तो वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। सो ये पूरे प्लान के साथ ही जाते हैं। मॉम डैड तो बाहर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटका देते हैं। ग्रैंडमा और हाना इसी बात का फ़ायदा उठा के अंदर चले जाते हैं। इन साहब ने कज़ुमा को मारने का ही सोच लिया था कि अगर इसने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, तो फिर हमारा तो काम तमाम ही हो जाना है। तभी हाना जाके रेड अलार्म बजा देती है। अब इनका ध्यान तो इधर उधर हो ही गया था। डैड और मॉम फिर से ज्वाइन करते हैं। डैड, जिन्होंने इनके आदमियों को बेहोश कर दिया था, फिर वहीं से फ़ोन करके बताते हैं कि हम पे अटैक हो चुका है, सो जल्दी से हमारी हेल्प करने आओ। ये लोग तो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हाना नीचे लटक के इसे आज़ाद करने आती है। पहले तो ये उसे बेहोश करती है, फिर इसकी रस्सी की नॉट खोलने के बाद सारी ज्वेलरी उठा के ऊपर ही चली जाती है। तभी जैसे ही एक ब्रेसलेट इसके सर पे लगता है, तभी ये होश में आके फिर गुंडों की खूब पिटाई करने लग जाता है। अब बदमाश ने इसे अपने आड़ों हाथों ले ही लिया था कि हाना से ये देखा नहीं जाता। फिर वो इनसे निमटने आ ही जाती है कि आखिर इस पर्सन की उसके लव को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई। हाना को पता चलता है कि ये ज्वेलरी शॉप ऑनर तो 2 नंबर आदमी था। ये सच्चाई जान के वो तो फिर एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मॉम डैड ने चोरी की या नहीं। कज़ुमा को तो पता चलता है कि लूटा हुआ माल तो लू फैमिली ले गई, तो वो हैरान कि वो मेरे हाथ से बच कैसे गए। अगले ही लम्हे वो हाना से मिलने उसके घर के बाहर पहुंचा होता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड सोशल क्रिएटर हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। जब से मेरे मॉम डैड को पता चला है, वो तो खुद ही उनसे मिलने यहाँ पे मेरे साथ ही आ गए हैं। हाना परेशान के अब क्या करूँ। घर में रेड अलार्म बज उठा था। पूरी फैमिली इधर उधर भागने लग जाती है।
हाना इन्हें लेके फिर अपने घर में एंटर हो चुकी थी। मॉम तो इधर ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती हैं कि अरे ये तुम लोगों के शूज़ बिल्कुल न्यू क्यों लग रहे हैं, तुम्हारी फैमिली घर से बाहर नहीं निकलती क्या। कज़ुमा फिर उन्हें कहता है कि मॉम कैसी बातें कर रही हैं, चलो अंदर चलते हैं। ये परेशान के पता नहीं मॉम डैड घर में आए भी हैं या नहीं, आज तो पक्का फिर हम फंसेंगे। खैर इतने में सीक्रेट रास्ते से वो तो आ ही गए थे। सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। डैड तो हाना के पेरेंट्स को जब बताते हैं कि हम पब्लिक ऑफिसर्स हैं तो वो उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसी जॉब हुई। अब हाना मन में सोचती है कि देखो कह कौन रहा है, थीफ से तो बहुत ही अच्छी जॉब है। कज़ुमा के डैड फ्रेंड से पूछने लगे थे कि आपकी भी ये सीनियर सोशल क्रिएटर वाली जॉब थोड़ी सी सस्पिशियस नहीं है क्या। तो फिर उन्हें बताते हैं कि हम तो पूरी दुनिया में स्कूल्स फैक्ट्रियाँ वगैरह बनवाते हैं, इसमें क्या खराबी। इससे पहले कि इनकी और तकरार होती कज़ुमा बेसबॉल देख के पूछने लगता है कि क्या ये ग्रैंडपा खेलते थे। तो डैड कहते हैं कि नहीं, ये स्कूल टाइम में कभी मैं खेला करता था। अब कज़ुमा के डैड को भी बेसबॉल पसंद थी। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के स्कूल्स का पूछते हैं तो सरप्राइज़ के एक दफ़ा वो साथ में मैच खेल चुके थे। दोनों की पसंद एक ही थी तो डैड इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें अब कज़ुमा के हाना से शादी करने से कोई भी एतराज़ नहीं रहा था। पर मॉम स्टिल अपनी ज़िद पे ही अड़ी होती हैं कि हाना की फैमिली जितनी हमें सीधी नज़र आ रही है इतनी है नहीं। ये मॉम से पूछती है कि आप लोगों ने प्रोफेशन कब चेंज किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर मॉम उसे बताती हैं कि बता रू मैंने इसके भाई ने ही इनके फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना दिए थे ताकि किसी को भी मज़ीद इन पे कोई शक ही ना हो। अगले दिन मॉम हाना से मिलने उसके पास पहुंची होती हैं कि तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, जहां तक मुझे लगता है तुम हमारी फैमिली को डिज़र्व ही नहीं करती हो। ये सुन के तो वो बहुत ही अपसेट हो जाती है कि ये क्या बात हुई। खैर फिर उनका कहा मानने को भी तैयार हो गई थी कि वैसे भी कज़ुमा ने सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़ ही देना है। आजकल स्कैम्स वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा ही आ रहे थे, वो तो बूढ़े लोगों से भी मनी वसूल करने से बाज नहीं आ रहे होते। अब इस केस को सुलझाने का काम कज़ुमा को ही दिया जाता है। हाना ने इन जोजी को सारी बात बता दी थी कि अगर मैंने ऐसे ही कज़ुमा से ब्रेकअप कर लिया तो उसने मुझे सेल्फिश ही समझना है। वो मुझसे कहता है कि तुम पहले उसे अच्छा खासा तंग करो कि वो खुद ही तुम्हें छोड़ जाए, तब सारा ब्लेम तुम पे तो नहीं आएगा। ये उसे कॉल करके अभी के अभी उसे मिलने आने को कहती है। वो केस में बहुत ही उलझा हुआ था, उसे बता देता है कि आजकल स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं तो उसकी ड्यूटी मुझे ही मिली है। अब यहाँ पे ये उसे कहने तो वाली होती है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें जॉब है या मैं, फिर कुछ नहीं कहती। उसमें इससे ब्रेकअप करने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही होती। ये हैरान कि आज हाना को क्या हो गया। बाद में हाना को पता चलता है कि मॉम डैड की नज़र जिस एंटीक पीस पे है वो तो फिर निहायत ही शरीफ मैनेजर के पास है, तो ये उसे क्यों लूटने वाले हैं। अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो ऊपर से जितना शरीफ नज़र आता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मन बहुत ही ख़राब है। ये जो आजकल स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं उसके पीछे का मास्टरमाइंड यही बंदा है। ऑनलाइन लोगों को जॉब्स पे हायर करके उनसे यही काम करवा रहा है। बतारू ने पूरी सर्च करके ही इस बात का पता लगाया था। इसके भाई का माइंड बहुत तेज चलता है, सारा टेक्निकल काम संभालने की उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बस थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट है, कहीं आता जाता ही नहीं। ये सोचने लगती है कि क्या मुझे कज़ुमा को बता देना चाहिए कि जिस पर्सन की उसे तलाश है वो मैनेजर है। पर वो ये सुन के क्या सोचेगा कि तुम्हें कैसे पता चला, फिर तो मैंने फंस ही जाना है। अब ये फिर उसे कॉल करके जल्दी से खुद को मिलने घर आने के लिए कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी है, अब खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें ज़्यादा अपनी जॉब अजीज़ है या मैं। ग्रैंडमा ने पूरा प्लान बना के स्कैमर्स तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। अब बेल बजते ही ये समझते हैं कि वही पर्सन मनी कलेक्ट करने आया होगा, पर इन्हें पता चलता है कि अपना काम छोड़ के कज़ुमा हाना से मिलने आया था। वो इसे लेके बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं कि अरे ग्रैंडमा ये क्या कर दिया आपने। खैर अब जैसे ही मनी कलेक्टर आता है ग्रैंडमा उसे फिर बेहोश ही कर देती हैं और उस बंदे को टिक्का नहीं लगा देती हैं। हाना ने कज़ुमा की हेल्प करने का सोच लिया था, इसलिए वो फिर इनके प्लान्स में शामिल हो जाती है। डैडी मनी कलेक्टर बन के अगले बंदे को पैसे देने आते हैं। एक्चुअली में ये ऑनलाइन काम करते थे ना, तो इसलिए सबको पता ही नहीं चलता कि अगला बंदा कैसा दिखता है और कैसा नहीं, इसलिए उस बंदे को भी पता नहीं चलता। साथ में वो एक चिप भी इस पे चिपका देते हैं। इन्होंने जैसे तैसे करके मैनेजर के रूम तक पहुंचना था। मॉम जो कि इसकी डिग्गी में थी, उठते ही फ़ौरन से इस पे स्लीपिंग स्प्रे करके इसे बेहोश कर देती हैं।
अब हाना और डैड फिर इन्हें ज्वाइन कर चुके थे। वतारू इतना जीनियस होता है कि उसने इन्हें ऐसा गैजेट बना के दिया था कि तीनों ही मंजर से गायब हो जाते हैं। अब गार्ड को थोड़ा थोड़ा सा शक तो होने लगा था कि इधर ज़रूर कोई है जो मेरी नज़रों से ओझल है। इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ता, ये उस पर भी स्लीपिंग स्प्रे कर देते हैं। फाइनली मैनेजर के रूम तक ये पहुंच आए थे। अब दोनों ही अपना अपना काम करने लग जाते हैं। वतारू इन्हें जल्दी से काम खत्म करने को कहता है कि मैनेजर आप लोगों की तरफ ही आ रहा है, सो जल्दी करो। इन्होंने एंटीक पीस की जगह पे कुछ रखना ही था, वरना अलार्म बज उठता। ये सारे ही परेशान के अब क्या होगा। मैनेजर गार्ड को बेहोश पड़ा देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इधर कौन आया। इसके रूम तक आने में सबने काम तमाम ही कर लिया था। हाना डोर के पीछे ही खड़ी होती है। तुम्हारे जैसे बुरे पर्सन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो इसे मार के फिर इधर ही बेहोश कर देती है। घर आके वो कज़ुमा के लिए परेशान कि अभी तक उसकी आंख ही नहीं खुली होती। ये उसके पास बैठी ही होती है कि अचानक तभी उसे होश आ जाता है। वो उधर पड़े आदमी को देख के हैरान कि अरे ये कौन है। अब हाना मौका पे चौका मार के कहती है कि अरे तुमने ही खुद इसे मारा था। मैंने जो तुम्हें कॉल की थी ना, असल में मेरी ग्रैंड माँ इसी स्कैम का हिस्सा बनने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी से अपने घर पे बुला लिया। क्या ये सब तुम भूल गए हो। इसके पास एक पिन ड्राइव पड़ी देख के वो हैरान कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ये अपनी पॉकेट में लेके क्यों घूम रहा था। उसे क्या पता कि ये तो हाना का ही काम है। इनोसेंट से चेहरे के पीछे छुपा ये बंदा तो पकड़ा ही जा चुका होता है। सभी कज़ुमा को अप्रिशिएट करते हैं। वाल जब उसे पता चलता है कि मैनेजर पे कुछ मास्क वाले पर्सन्स ने अटैक किया था, तो वो हैरान कि ज़रूर वो लू फैमिली ही होगी, फिर से मेरे हाथों से बच गई। अभी तो अपने पास अपना बैच ना दे के वो हैरान कि अरे ये कहाँ गया। मॉम डैड ग्रैंडमा को टीवी पे देख के शॉक। वो इधर रिपोर्टर्स को इंटरव्यू ही दे रही होती हैं। अब यहाँ पे हाना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। इस वक्त न्यूज़ तो कज़ुमा के पेरेंट्स भी देख रहे थे। तभी उनका डॉग तो यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देता है। मॉम हैरान कि इसे क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है जिसका मैं पता लगा के रहूँगी। हाना कज़ुमा को अब सारी बात बता देना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, ग्रैंडमा कज़ुमा को उसका बैच ला के देती हैं। उन्हें पता चल चुका था कि ये पुलिस में है। इस बात से हाना परेशान। अभी तो वो बिना कोई रिएक्शन दिए इनके साथ खाना खाने ही जाने लगती है। हाना परेशान तो होती है कि कहीं ग्रैंडमा सबको कज़ुमा की सच्चाई का बता ही ना दें। उन्होंने तो वैसे ही इसे काजू से ब्रेकअप करने का कह दिया था कि वो बहुत ही वीक है, तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो तो हमने देख ही लिया था कि ग्रैंडमा का एक ही मुक्का खाते ही वो तो बेहोश हो गया। अब यहाँ पे एक तरह से ये शुक्र तो अदा करती है कि ग्रैंडमा ने इन्हें उसका बताया नहीं, साथ में अपसेट भी हो गई थी। खैर इनकी नज़र अब एक पेंडेंट पे थी जिसकी कीमत तो मिलियंस के अब बिलियंस में होती है। मॉम हैरान के जब मैं हाना के घर वॉशरूम देखने गई थी तो तब मुझे ऐसे क्यों फील हुआ कि जैसे कोई वहाँ पे रहता ही नहीं है। अब जो भी बात है मैं पता चला के रहूँगी। अगले दिन वो खुद हाना से मिलने आती हैं कि तुमने अभी तक मेरे बेटे से ब्रेकअप नहीं किया ना, चलो अच्छा ही हुआ। ये हैरान के क्या, वो तो इसे अपने साथ घर चलने को बोलती हैं और उधर ला के इससे खाना ही बनवाने लग गई थी। ये तो एक बहाना था, इसके फिंगरप्रिंट्स ही लेके फिर एक साइड पे रख देती हैं। इधर इन लोगों को सोशल रोबर्ट्स की तलाश थी जो कि लोगों की प्रोफाइल्स पे नज़र रखते हैं कि जैसे ही उनके बाहर होने की खबर मिली ये तो फिर उनकी जगह पे डाका मारने पहुंच जाते हैं। आज भी तीनों चोरी करके जा ही रहे थे कि ओल्ड मैन से टकराने पे सामान नीचे गिर जाता है। डैड उन बूढ़े आदमी की हेल्प करने लग जाते हैं। अब वही पेंडेंट जो नीचे गिर गया था डॉग उठा लेता है। हाना बेचारी जो कि इतनी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी उसकी फिंगर जख्मी हो जाती है। डैड भी घर आके हाना को देख के हैरान, और जैसे ही कज़ुमा हाना को देखता है वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि अरे ये क्या, और साथ में बहुत खुश भी कि मॉम ने इसे यहाँ आने की इजाज़त दे दी। इधर अब मॉम हाना को ग्रैंडपा को बुलाने भेजती हैं। वो जो कि बड़े मज़े से अपने रूम में बैठे थे, किसी के आने की आवाज़ सुन के उस पर अटैक ही कर देते हैं। हाना तो बड़ी चालाकी से फिर उनका मुकाबला करती है। ये देख के ना सिर्फ मॉम बल्कि वो भी सरप्राइज रह गए थे। अब ये फिर उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि मैं कज़ुमा की गर्लफ्रेंड हूँ। इधर किचन में कज़ुमा को पता चल जाता है कि मॉम तो फिर हाना पे इन्वेस्टिगेशन करवा रही हैं। उनके पास आके इस बात पे भड़क ही गया था। खैर मॉम पे तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इवन कि उसकी फैमिली को भी बातें सुनाने लग गई थी। ये बात हाना को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। वो बाहर आके इससे ब्रेकअप की बात कर लेती है कि शायद हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। वो हैरान के क्या हो गया। हाना मॉम की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ आइंदा के बाद मुझसे दूर जाने की बात मत करना। वक्त के साथ साथ वो बदल जाएंगी, देख लेना। इवन कि इमोशनल होके वो तो उसे हक भी कर लेता है। बाद में ग्रैंडमा इससे पूछती हैं कि क्या तुम वाकई में कज़ुमा से शादी करना चाहती हो, तो वो कहती है बिल्कुल दादी माँ।
तो ये उन्हें कहती हैं कि ठीक है, फिर तुम ये चिंता मत करो कि कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि कज़ुमा पुलिस ऑफिसर है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी और ना ही उन्हें पता चलने दूँगी। ये तो यहाँ पे ग्रैंडमा को ये भी बता चुकी थी कि कज़ुमा को मुझसे शादी करने के लिए प्रमोशन ही चाहिए। वो इसे कहती हैं कि जितने केसेस को सॉल्व करने में तुम उसकी हेल्प करोगी तभी ये हो पाएगा। अब यहाँ पे थीव्स को जाल में फंसाने के लिए वो इसे आइडियाज़ ही देने लगती हैं। अगले दिन ये कज़ुमा को कुछ टिकट्स दे के अपने पेरेंट्स को घूमने भेजने का कहती है कि पीछे घर पे सिर्फ मैं और तुम ही होंगे, और साथ में कुछ अपने घर की फ़ोटोज़ इसे सेंड करने को भी कह देती है। वो तो खुशी-खुशी मान ही गया था कि क्या सिर्फ हम दोनों होंगे। मॉम को तो फिर पेंडेंट ही चाहिए था, सो वो इन्वेस्टिगेशन में लगी होती हैं। इधर रॉबरी को लेके कज़ुमा की मॉम इसी प्लेस पे आई थी, सो इनका आमना-सामना उनसे हो ही जाता है। खैर बाद में मॉम तो इमोशनल इस बात से थी कि उनके चोरी करने से पहले ही कोई पेंडेंट ले गया। फोटोज़ कज़ुमा ने सेंड कर दी थी। उनको एडिट करके ग्रैंडमा फिर उन्हें सोशल मीडिया पे ही पोस्ट कर देती हैं कि मेरी फैमिली घूमने जा रही है। इधर कज़ुमा ने मॉम डैड को टिकट्स दे दी थी कि ये हाना की तरफ से हैं। हाना को अपने घर के बाहर देख के मॉम शॉक कि ये इधर क्या कर रही है। वेल कोई ना कोई बहाना वो आगे से बना ही लेती है। मॉम डैड को अब उन थीव्स का पता चल गया था, सो ये उनके यहाँ से पेंडेंट लेके आने का सोच ही लेते हैं। इधर ये ग्रैंडमा की पोस्ट देख के सरप्राइज के अरे वो पेंडेंट तो इनके डॉग के गले में है, सो हमें जाके लेके आना चाहिए। मॉम ने डॉन के गले से वो उतार ही लिया था कि अरे ये इसे कहाँ से मिल गया। अभी ये सारे लोग फिर कज़ुमा को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। मॉम डैड चोरों की प्लेस पे आ चुके थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। ये हैरान के आखिर वो पेंडेंट गया तो गया कहाँ पे। दूसरी तरफ कज़ुमा हाना के आने से पहले ही अपने सारे काम कंप्लीट कर लेता है। उसे लग रहा था कि मैं आज इसके साथ लवली नाइट स्पेंड करूंगा। खैर तभी ने घर में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। चोर साहब यहाँ पे एंटर हो ही चुके थे। ये हाना को छोड़ के फिर बाहर देखने जाने लगता है। तभी इसकी नज़र मॉम डैड पे पड़ती है। ये हैरान होकर उनसे पूछने लगी थी कि आप इधर क्या कर रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि हम तो चोरों को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली में उनके पास पेंडेंट है जिसकी हमें तलाश है। ये तो शुक्र है कि वो कज़ुमा की फैमिली की फ़ोटोज़ नहीं देख पाते। अब जैसे ही कज़ुमा की आवाज़ सुनते हैं वो दोनों साइड पे हो जाते हैं। अब इसे ये मौका बार बार तो नहीं मिलने वाला था। सो जैसे ही ये हाना को किस करने वाला होता है, ऊपर से मॉम आ जाती हैं कि अच्छा तो इस काम के लिए तुम लोगों ने हमें घर से बाहर भेज दिया था। कितनी ख़राब लड़की है ये। पेंडेंट मॉम के पास थे कि ये सरप्राइज रॉबर्स ने कज़ुमा पे अटैक कर दिया था। अब उसे उनके साथ फाइट करते देखते हुए जब मॉम डैड की नज़र पड़ती है, दोनों ही उसे अप्रिशिएट करने लगे थे कि ये कितना कूल लग रहा है। इधर मॉम के साथ साथ हाना भी इनसे फाइट करती है। अब उनके सामने खुद को थोड़ा सा वीक भी दिखाना ही चाहती थी। तभी ग्रैंडमा इसके पास फैमिली ड्रेस फेंकती है, जिसे पहन के ही ये उसका काम तमाम करने आ जाती है। दोनों की यहाँ पे अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। एक चोर जिसे पेंडेंट मिल गया था वो तो खुशी खुशी इसे लेके जाने लगता है। तभी अचानक ही मॉम की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो अब अपने पति को इसके पीछे भेजती हैं और बस इससे गले मिलने के बहाने से उन्हें तो वो पेंडेंट मिल ही गया था। हाना ने उस थीफ को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। इसके साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है एंड अगले ही लम्हे हम मॉम को होश में आते देखते हैं। वो हैरान होकर हाना से पूछने लगी थी कि तुम्हें इतनी अच्छी फाइट करना कैसे आती है। वो उन्हें बताती हैं कि ये सब ट्रेनिंग मुझे ग्रैंडपा ने दी थी। अब उन्होंने इसे अपनी डॉटर इन लॉ अप्रूव कर दिया था कि हमारी फैमिली को तुम जैसी ब्रेव लड़की ही चाहिए। ये सुन के तो वो दोनों यहाँ पे खुश हो जाते हैं। अपने लिए इतना कुछ करने पे हाना ग्रैंडमा को थैंक्स कहती है। अब मॉम ने भी कज़ुमा को अपनाने का फैसला कर लिया था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। एक ऑफिसर ने कज़ुमा के डैड को ऑफिस बुलाया था एंड उसे वो एक लड़की की फ़ोटो दिखा के कहते हैं कि ये हमारे सुप्रीडेंट की बेटी है जिसकी विश कज़ुमा से मिलने की है। ये सुन के वो शौक। इधर कज़ुमा हाना को ड्राइंग दिखा के पूछता है कि सच सच बताओ ये कौन है। एक्चुअली में इसी ने ही थीफ की खूब पिटाई की थी। ये अब परेशान कि मैं क्या बोलूँ। कज़ुमा ने हाना को ये भी बता दिया था कि मैं जानता हूँ कि ये लड़की लू फैमिली से है। अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया ना तो मेरी प्रमोशन पक्की, तभी फिर मैं इसलिए तुमसे शादी कर पाऊँगा। ये समझ रहा था कि कल हाना तो उन चोरों को मज़ा ना चखा सकी, पर इस लेडी ने वो कर दिखाया। एक तरह से उसकी ब्रेवनेस को काफ़ी अप्रिशिएट भी करने लगता है। वेल हाना तो एकदम शॉक में होती है कि इसे क्या बताऊँ कि वो मैं थी। इसे तो अब यहाँ पे यही झूठ बोल देती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। बाद में दोनों छुट्टी एंजॉय करने आ गए थे। किड्स को देख के इसने तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का सोच लिया होता है।
घर पे डैड इसे सुप्रीडेंट की बेटी इमली की फोटो दिखा के डेट पे जाने को बोलते हैं कि ये प्रपोजल लड़की ने खुद तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो समझो तुम जॉब से भी गए फिर, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ से ऑर्डर्स हैं। वो बेचारा हैरान कि ये क्या कह रही हैं आप डैड, इसे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। मॉम इसे एक दफ़ा उसके साथ डेट पे जाने को बोल देती हैं कि वैसे भी तुम्हारी जो बोरिंग सी पर्सनैलिटी है अगले बंदे ने इनकार ही कर देना है। पहले भी इसी वजह से बहुत सी गर्ल्स तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी हैं, सो अब की बार भी ऐसा ही होना है। एंड बाद में फिर तुम आराम से हाना से शादी कर लेना। ये खुश के अच्छा आइडिया है वैसे। दूसरी तरफ मॉम डैड को गोल्ड की तलाश थी, जो कि एक गोल्ड डिगर के पास ही होता है जिसने बड़ा उसे संभाल के रखा था। अगले दिन इमली डैड के साथ घर आ गई थी। हालांकि लाइब्रेरी में एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि अपनी शादी को लेके बहुत ही खुश दिख रही थी कि फाइनली इतने अरसे बाद मुझे ये मौका मिल ही गया। अब उसकी एज भी बढ़ती जा रही थी। हाना भी उसे गुड लक विश करती है। डैड दोनों को छोड़ के फिर वहाँ से चले ही जाते हैं। इमली ने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। वो इसे उसे ना देख के ही बातें करने को कहती है कि वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ में इसे अपनी हॉबीज़ का भी दिखाने लगी थी। इन दोनों पे हाना की जगह इन जोजी ने नज़र रखी हुई थी, और वो तो यहाँ पे उनकी साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है। अब बाद में हाना को जाके दिखा देता है। वो बेचारी अपसेट के मैंने नहीं सोचा था कि कज़ुमा कभी मुझे धोखा देने का सोचेगा। एक तरह से वो उसकी बात पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। घर पे डैड जब कज़ुमा को बताते हैं कि उस लड़की ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है, तो वो एकदम शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब खुद जाके ही वो तो इमली से बात करने का डिसाइड कर चुका था। अगले दिन जैसे ही वो इमली को लेके एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, वहाँ पे हाना तो इन सोची के साथ पहले ही मौजूद थी। अब ये उस लड़की को साफ कहने लगता है कि सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाना जिसने अभी अभी ही एयरपीस अपने कानों में लगाया था, वो इनकी बातों का उल्ट मतलब समझ लेती है कि जैसे ये इमली को उसके साथ हुई फर्स्ट मुलाकात का बता रहा है कि मुझे उस वक्त वो बहुत ही अच्छा मोमेंट लगा था। वो तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उठ के चली ही गई थी। इमली तो उसकी बात समझ गई थी। वो तो फिर अपनी तरफ से ही घर वालों को इनकार करने का सोच लेती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया, और ये बात उसने इसे शेयर भी कर ली थी। पर बदले में वो इसे अपना फ्रेंड बनने को बोलती है। साथ में वो उसे ये भी बताने लगी थी कि आज तक मुझ में किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आया, चलो कम से कम तुमसे ही कर लूँगी। वो तो फौरन से मान ही जाता है कि चलो शादी से तो इनकार हुआ। हाना को परेशान देख देख के इन सोजी को भी बहुत बैड फील होता है। तभी जब कज़ुमा इसे कॉल करता है तो ये पूछ बैठती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो। उसे जल्दी में कुछ सोचता ही नहीं, वो इसे बोल देता है कि मैं तो इस वक्त वर्क पे हूँ। अब तो इसे और यकीन हो गया था कि ये मुझे चीट कर रहा है। इसके बाद से वो कज़ुमा की कोई भी कॉल पिक नहीं करती। अब ये परेशान के लगता है उसे मेरे डेट पे जाने वाली बात का पता चल गया है, तभी वो मुझसे नाराज़ है। अब मैं आखिर उसे कैसे मनाऊंगा। प्ले स्टेशन में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बहुत ही इमोशनल थी कि मेरे साथ धोखा हो गया। उसके ऑनलाइन लवर ने इसे धोखा दे के इसकी सारी सेविंग्स मनी लूट ली थी। ये बहुत ही दुखी कि मैं उससे अपने पैसे कैसे लूँ। इधर मॉम डैड उसी धोखेबाज के बारे में हाना को बता रहे होते हैं कि वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनसे मनी बटोरता है। पकड़े जाने के डर से वो बहुत ज़्यादा मनी खर्च तो करता नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारा गोल्ड लेके अपने घर में छुपा के रखा हुआ है। ये लोग अब उसके घर से वही चुराने जाने वाले थे। यहाँ पे विक्टिम्स लिस्ट में जब ये लाइब्रेरी में मिली लड़की को देखती है तो एकदम शॉक रह जाती है। अब उसने मॉम डैड के साथ मिशन पे जाने का सोच लिया था। वो उस चीटर को मज़ा चखाना चाहती थी। इस लड़की ने धोखेबाज को मैसेज करके एड्रेस का पूछ लिया था कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ तो कहाँ पे आऊँ। अगले ही लम्हे वो तो उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच आई होती है, और बस फिर क्या था, उसे खूब मजा चखाने लग गई थी। एक हमसाई जो इन्हें देख लेती है, फौरन से पुलिस को कॉल करके उसने यहाँ पे बुलवा ही लिया था। ऑफिसर ने सारी बात का इनको बता दिया था कि एक लड़की ने धोखेबाज को पकड़ के उसे हॉस्टेज बना लिया है। वैसे भी उसके साथ बहुत सारा गोल्ड है। ये सुन के तो अब कज़ुमा उनके पास जाने का सोचता है कि वहाँ ज़रूर लू फैमिली आएगी और इस बार वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। मॉम डैड पुलिस को देख के हैरान कि अब की बार तो हमारा मिशन थोड़ा सा टफ रहेगा, फिर भी अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस भी अपार्टमेंट के अंदर जाने की बहुत सारी ट्राइयां कर रही होती है।
और ये उस पर्सन को आज पक्का मारने का डिसाइड कर चुकी थी कि तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते हो। तुमने आखिर मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की। डैड मॉम ने पुलिस पे अटैक कर दिया था। जितना काम कर सकते थे वो कर लेते हैं। हाना और ग्रैंडमा ने अपना एक हथियार जो कि लेडी बग थी पुलिस वाली साइड पे फेंक देते हैं और बस वो घबरा के भागना स्टार्ट। हाना अपार्टमेंट में एंटर हो जाती है और इस लड़की को बेहोश करने के साथ साथ उस बुरे पर्सन की दुर्गत बना देती है। असल में उसे तो खुद को चीट करने का गुस्सा का जुमा पे था जो कि वो इसी पे ही निकालती है। ये लोग सारा गोल्ड निकालने लग गए थे। बाहर पुलिस ने उधम मचा देख के ये तो समझ जाता है कि जरूर लू फैमिली चोरी करने पहुंच आई है। घर बैठा अवतारू इन्हें पुलिस के आने का बताता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, वो इधर ही आ रहे हैं। बाकी तो खैर निकल जाते हैं। मॉम तो विंडो से कूदती हैं तो डैड उसे पकड़ लेते हैं। अब बस पीछे हाना ही बची थी जो कि कज़ुमा की नज़रों में आ जाती है। वो इसे देख के एकदम शॉक ही रह गया था। हाना तो इसे देखते ही फिर वहाँ से भाग जाती है। बाद में कज़ुमा ने इसे बता दिया था कि मैं डैड के कहने पे एक इमली नामी लड़की के साथ डेट पे गया था, लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि मैं किसी और लड़की से लव करता हूँ। यहाँ पे कज़ुमा को थोड़ा थोड़ा इस पे शक तो हो गया था, इसलिए पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल 6 बजे के आसपास तुम कहाँ पे थी, प्लीज़ माइंड मत करना। वो उसे एक वीडियो दिखा के कहती है कि मैं ग्रैंडमा के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स की आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी की प्रिपरेशंस में बिजी थी। वो इमोशनल होकर से हा करके मन में खुद को कोसने लगता है कि मैंने ऐसे ही खामखा में इस पर डाउट किया। सीनियर जो कि बार में आया था उसे एक थीफ लड़की सेड्यूस करने पहुंच जाती है। इसी के बारे में ही मॉम डैड घर पे बात कर रहे थे कि हमने उस चुड़ैल से एक डायमंड चोरी करना है। आखिर वो खुद को समझती क्या है, इस बार हमारे हाथों से बच नहीं सकती। हाना चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। ये मैडम एक बहाने से सीनियर को साइड पे भेजती है और खुद फिर पीछे से उसके सारे सामान की तलाशी लेने लगती है, जहाँ पे सिवाय उसके वॉलेट के उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में तब तो ग्रैंडमा ने पीछे से टाइम सेट करके फिर ही हाना की वीडियो बनाई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि कज़ुमा ज़रूर इससे कोई ना कोई सवाल करेगा। सो इसने फिर ऑलरेडी ही प्लान बना लिया। सीनियर को जब पता चलता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट थीफ गर्ल है जो उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, तो ये एकदम शॉक ही रह जाता है। ऑफिस में गलती से इसकी टक्कर इमली से भी हो जाती है। वो अब उसे एक्सक्यूज करता वहाँ से चला जाता है। जब हाना की मुलाकात इससे हुई थी तो तब इसने उसे कह दिया था कि जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उसी दिन मेरे पेरेंट्स की भी होती है। तो तब इसने कहा था कि क्यों ना उस दिन हम सारे मिलके ही ये सेलिब्रेशन करें। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाना के पेरेंट्स इनके घर आ चुके थे। वो इन्हें बताते हैं कि कैसे वर्क पे अचानक इनके हैंड्स एक दूसरे से टच हुए थे और उसके साथ ही इनके दिल में ऐसी घंटी बजी कि इन्होंने बाद में शादी ही कर ली। हाना के मॉम डैड भी उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। सारे ये सुन के एकदम सरप्राइज। आज तो इनकी मुलाकात कज़ुमा की बहन से भी हो जाती है जो कि इधर ही आई थी। बाद में जब वो हाना को अकेले खड़े देखती है तो उसे कहती है कि तुम मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना, वो मन का बहुत ही अच्छा है, तुम उसे कभी भी निराश मत करना। इसके बाद कज़ुमा हाना को लेकर साइड पे आ गया था, जहाँ पे जस्ट वो उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता था। टूटते तारे को देख के ये तो विश ही मांगने लग जाता है। हाना हमेशा उसके साथ ही रहे। ये बेचारी तो फिर गिल्ट फील करने लगती है कि एक इसको देखो जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है और मैं हूँ कि अपना सच तक इसे नहीं बता सकी। हाना अपना फ़ोन इसके घर में भूल गई थी। डैड अपनी बेटी को इमोशनल होता देख के तसल्ली देने लगते हैं। उसे तो यही दुख खाई जा रहा था कि आखिर मैं किसी आम सी फैमिली में क्यों ना पैदा हुई। ये अब उसके घर के बाहर आ चुका था। अब वहाँ पे खामोशी देख के सोचने लगता है कि शायद वो घर पे पहुँचे ही नहीं है, इसलिए उसे कॉल करता है। पर वो बताती है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ घर पे ही हूँ। ये हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर हाना मुझे कुछ छुपा रही है। अभी उसे ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। डैड को एक लड़की के पास जाता देख के मॉम की शक्ल फिर देखने वाली होती है। ये थीफ मैडम सीनियर को कॉल करके अपना वॉलेट एक शर्त पे अपने हाथ से लेने आने को कहती हैं कि तुमने लू फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। डैड कहीं और नहीं इसी के पास ही आए बैठे थे। वो तो अब फिर इसे ड्रिंक में कुछ मिला के बेहोश कर देती है। घर पे मॉम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई खड़ी होती हैं कि आखिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए फिर बताती हूँ मैं उन्हें।
कज़ुमा ने हाना के फ़ोन में मौजूद वीडियो की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। उसे पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे बताई डेट एंड टाइम दोनों ही ठीक नहीं है। तो वो दुखी हो जाता है कि इसका मतलब मैंने जैसा सोचा था वो ठीक है। हाना आज तक मुझसे झूठ बोल दिया है, वो लू फैमिली से है। ये खामोशी से फिर हाना को उसका फ़ोन लौटा देता है, उससे कोई बात नहीं करता, जस्ट उसे जाते ही देखता रह गया था। सीनियर कज़ुमा को ही थीव से अपना वॉलेट लेने भेजता है और साथ में लू फैमिली की जितनी भी डिटेल्स थी वो उन्हें बताने को भी कह देता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब कज़ुमा तो वहाँ जाने की इसलिए हामी भरता है कि चलो अब तो मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैं मुश्किल में फंसा तो देखते हैं हाना जो कि लू फैमिली से है मुझे बचाने आती भी है या नहीं। इस मैडम ने तो अपने बहुत सारे विक्टिम्स एक रूम में बंद करके रखे थे, इन्हें एक प्लेस पे भेज के वो तो इनसे ज़मीन खुदवाने का काम करवाती है ताकि ये उसके लिए डायमंड ढूंढ सकें। कज़ुमा इधर आ चुका था जब इसे पता चलता है कि ये तो खाली डॉक्यूमेंट्स लिए फिर रहा है। वो इसे अपने आदमियों से पकड़वा देती है। यहीं पे डैड को भी गुंडे पकड़ के लेके जा रहे थे। वो तो लेडी बग को इधर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनकी लोकेशन वगैरह का बतूर को पता चल गया था। यहाँ पे वो पूरे प्लान के साथ आए थे। वो अब मॉम को बता देता है कि इस वक्त डैड थीफ गर्ल के कब्जे में है, सो हमें उन्हें छुड़ाने के लिए जाना होगा। है ना, इधर कज़ुमा को देख के परेशान। पहले तो डायमंड को निकालने से पहले ये लेज़र लाइट से बचने के लिए वो इन जोजी को बुलवाते हैं। वो तो इसलिए ये काम कंप्लीट कर लेता है। इस मैडम ने कज़ुमा को एक रूम में बंद करवा दिया था। तभी एक आदमी आके उसे बताता है कि पता नहीं कहाँ से एक लेडी बग आ गई है और उसने सारे बंदर की रस्सियाँ खोल दी हैं, सो वो भाग गए। डैड तो फिर आराम से इन गुंडों से निमटते वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी उनकी फैमिली की एंट्री हो जाती है। मोम उन्हें देख के खुशी हो गई थी। जो डायमंड उन्होंने यहाँ से चुराया था वो एक्चुअली में हाना के लिए था और साथ में वो तो कज़ुमा को छुड़वा के ही अब घर आने का कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, अब तुम जाना और तुम्हारा काम। पहले तो उसका मुकाबला थीफ गर्ल से होता है जो कि इसे कमज़ोरी समझ रही थी, पर फिर इसी से ही मार खा बैठती है। इसके बाद सीधा वो कज़ुमा के पास आ चुकी थी। अब यहाँ पे वो जैसे ही इसका मास्क हटाता है आगे से हाना को देख के शौक के मैंने नहीं सोचा था कि वाकई में ये तुम होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपना मास्क फेंकती फिर उधर से भाग जाती है। उस दिन के बाद से इसने जस्ट अपने वर्क पे ही फोकस किया, वो हाना से बात तक नहीं करता था। खैर ना ही इसकी असलियत का उसने किसी को बताया था। हाना जितनी दुखी होती है डैड को इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि ज़रूर इसका कज़ुमा से ब्रेकअप हो चुका है। इसके पेरेंट्स अब एक पेंटिंग चुराने की बात करने लगते हैं। हाना ने भी अपनी फैमिली को लेके जो भी उसके मन में ख्यालात थे सारे ही उसने चेंज कर लिए थे। सो इसलिए नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फुल प्लान्स के साथ एग्जीबिशन आ गए होते हैं। हाना भी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इनके साथ ही आई थी। ब्रेकअप वाली बात इन जोजी को भी इसने बता दी होती है। वो इसे देख के अपसेट ये इधर डैड से पूछता है कि अगर मॉम कभी आपसे झूठ बोलती रहे तो आप क्या करेंगे। वो बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं कि ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न ही होना है और मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के नाते सच का पता चला लूँगा। ये तो उनकी बात समझ गया था कि आखिर अब इसने क्या करना है। सीनियर ने एक बहाने से इसे इमली के साथ डेट पे ही भेज दिया था। अब ये सरप्राइज़ कि मैं आखिर इसके साथ क्या करूँगा। वो इसे परेशान देख के कहती है कि अगर तुम मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पर वो चुप रहता है। एक जगह पे जब वो इमली को गिरते हुए बचाता है वो तो शर्माती हुई वहाँ से भाग ही गई थी। इंसोजी हाना से मिलने आता है। एक्चुअली में वो बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाला था तो पूरी फैमिली को गुड बाय कहने ही यहाँ पे आया होता है। अब हमें फील होता है कि जैसे वो हाना को पसंद करता है, बस ये बात उसे शेयर नहीं कर पा रहा है। इधर इनका प्लान थीव्स को पकड़ने के साथ साथ लू फैमिली का काम तमाम करने का भी होता है कि वो ज़रूर पेंटिंग चुराने आएंगे। अपनी ड्यूटी पे ये फिर पहुंच ही आए थे। खैर बतारू ने पहले ही इनके आने का अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। सो हाना के पेरेंट्स उसे नहीं देख पाते। इन साहब ने इस बार लू फैमिली के एक मेंबर को मारने का ऑर्डर इसे दे दिया था कि ये ऊपर की तरफ से हुक्म आया है कि फिर हम सारा ब्लेम दूसरे थीव्स पर लगा देंगे। और ये परेशान कि ये क्या बात हुई, लू फैमिली माना कि चोरी करती है लेकिन वो किसी का मर्डर तो नहीं करते। इस बार सिचुएशन कुछ अलग ही होने वाली थी। दूसरी तरफ हाना ने अकेले में ही पेंटिंग चुराने जाने का डिसाइड किया था। डैड भी उसे इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है अगर कोई मसला हुआ तो फिर हमें बता देना। एक तरह से वो उसे लेके फिक्रमंद भी लग रहे थे। हाना अब मेन प्लेस पे आ चुकी थी। चोर साहब भी आराम से पेंटिंग चुरा के भागने लगते हैं। तभी हाना जो कि इधर आ चुकी थी इन्हें फिर पकड़ लेती है और फिर इनकी खूब पिटाई करके पेंटिंग फिर खुद ही रख लेती है। और फिर हमें कज़ुमा के साथ साथ सीनियर को भी इधर ही दिखाया जाता है। अभी फिलहाल तो उनका इरादा थीव्स को पकड़ने का नहीं था। हाना जो कि अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में थी और पेंटिंग चुरा के जा ही रही होती है कि तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। अब ये परेशान कि हाना चुप क्यों हो गई, थीव्स ने ही उसे पकड़ लिया था। वेल ये तो उसने अच्छा काम किया कि पहले ही इसने पेंटिंग छुपा दी।
कज़ुमा यहाँ पे पड़े फर्श को देख के जान ही जाता है कि ज़रूर हाना इधर आ चुकी है। सीनियर उसे खबर देता है कि इस वक्त एक लेडी थीव्स के हाथों पकड़ी गई है। इसका मतलब ज़रूर वो लू फैमिली की ही होगी। चलो अच्छा है, वो उसे मार देंगे और थीव्स को पकड़ के बाद में हम उन्हें जेल में डाल देंगे। एक तीर से दो शिकार। लेकिन ये बात तो इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब वैसे भी उसे अंदाज़ा हो चुका था कि हाना ने ब्रेकअप की बात इसी वजह से ही उससे की थी। एक तरह से वो मुझसे ये बात छुपाना भी नहीं चाहती थी, ना ही मैं उससे दूर रह सकता हूँ। अब गुंडों से मुकाबला करके ये तो हाना की हेल्प करने भी पहुंच आया होता है। इसी दौरान खुद को भी उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थी, लेकिन अब तो जस्ट उसे हाना की ही परवाह थी। सीनियर को उसने यही बता दिया था कि लू गर्ल तो यहाँ से भाग चुकी है, पर हाँ मैंने थीव्स को पकड़ लिया है। हाना डैड के साथ उधर से भाग जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि कज़ुमा हाना से मिलने पहुंच आया होता है और साथ में उसे अपोलोजाइज भी करता है कि मुझे यूं तुमसे बात करना नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे भी अब तुम चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर लिया है। मुझे तुम्हारे पैशन से कोई भी गर्ज नहीं है। एंड देन फिर उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। हाना ने कज़ुमा की दी रिंग अपने पेरेंट्स को दिखा दी थी कि उसने मुझे प्रपोज किया है। ये सुन के तो वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। एंड देन उन्होंने उसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने का सोच दिया था कि उसे भी हम हमारी तरह थीफ ही बना देंगे। कज़ुमा की प्रमोशन हो गई थी। वो अब मॉम डैड को ये बता के हाना से शादी करवाने की बात करता है। ये भी कहते हैं कि ठीक है, पहले अपने ग्रैंडपा से तो परमिशन ले लो, क्या वो राज़ी हैं या नहीं। वेल उन्हें तो अब इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं रहा था। ये अब हाना के घर उसके पेरेंट्स से प्रॉपर्ली उसका हाथ मांगने आ गया था। डैड भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर फ्यूचर में कभी तुमने हमारी बेटी का ख्याल ना रखा तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। अब सारे ही चेयर्स करते हैं। हाना ने इसे आइंदा कोई भी बात ना छुपाने का प्रॉमिस भी कर लिया था। और जिस दिन मॉम डैड घर पे नहीं होते, ये उसे अपना सीक्रेट होम दिखाने के लिए वहाँ पे लेके आ जाती है। इधर तो मौजूद हर चीज़ ही चोरी की थी। ग्रैंडमा और वतूरू इस वक्त घर पे ही होते हैं। बाहर से मॉम डैड के आने की आवाज़ें सुनकर ये तो जल्दी से उसे छुपाने लगते हैं। वेल ये उसे और कहीं नहीं, वतारू के रूम में ही भेज देते हैं, वो जो कि इस वक्त सो रहा था। ये बाहर बैठे जब पुलिस वालों की खामियां निकालने लगते हैं तो अब हाना उन्हें चुप रहने को बोलती है कि किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। डैड कब से उसे दरवाजे के पास ही खड़े देख रहे थे, सो वो हैरान हो के उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि डैड ने अगर कज़ुमा को इधर देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। वतारू जागने ही वाला था कि ये पास पड़ा एक स्प्रे उस पे कर देता है। इधर डैड ने शुक्र है डोर ओपन नहीं किया था। घर पे कज़ुमा को ये ऑर्डर मिलता है कि हाना की फैमिली को ट्रिप पे जाने के लिए रेडी करो। ये लोग शादी से पहले एक रस्म करने रिजोर्ट जाने वाले थे। ये तो फिर सारी बात का हाना को बता देता है। इन्हें डर तो इस बात का था कि कहीं वहाँ जाके हमारा भाड़ा फूट ही ना जाए। जाहिर है बातों ही बातों में इंसान के मुंह से वो अल्फाज भी निकल जाते हैं जो वो करना नहीं चाहता। तभी ग्रैंड माँ इन्हें एक आइडिया देती हैं। सो ये घर आके अपने पेरेंट्स को हाना के भाई की दर्द भरी कहानी सुनाने लगता है कि जब वो हाई स्कूल में था तो तब हैरासमेंट के केस में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वो बेचारा भोला भाला सा, उसने तो कुछ किया भी नहीं था। तब इसी बात का उसने इतना असर ले लिया कि वो बहुत ही ज़्यादा इल हो गया। उसके बाद से उनकी फैमिली पुलिस का नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो अब मॉम कहती हैं कि अच्छा, तभी हाना तुम्हारे ऑफिसर होने का सुन के बेहोश हो गई थी। वेल ये तो उसकी बात समझ गए थे। मॉम डैड भी पता नहीं कैसे ट्रिप पे जाने के लिए मान ही गए थे। एक रेस्टोरेंट में ही ये सभी स्टे करने वाले थे। जुमा के डैड तो प्रैक्टिस करने में बिजी, जबकि मॉम ने अपना कुछ सामान सेफ में रख दिया था। हाना बहुत ही परेशान होती है कि फ़र्ज़ करो अगर हम लोग पकड़े जाएं तो क्या होगा। यह अब उसे तसल्ली देने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हाना को ट्रेडिशनल ड्रेस में देख के कज़ुमा तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो काफ़ी प्रिटी जो लग रही थी। दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देती हैं। इसके बाद गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं एंड फिर जाके खाना खुलता है। तभी अचानक हाना के ग्रैंडपा की एंट्री होती है, जिसे कि सब समझ रहे थे कि वो मर गए हैं, बट एक्चुअली में वो जिंदा थे। उसे देख के सभी एकदम शॉक ही रह जाते हैं। डैड थोड़ी देर के बाद कज़ुमा को अपने साथ साइड पे ले जाके बताते हैं कि हम लू फैमिली से हैं। अब उसे ज़्यादा सरप्राइज़ ना होते देख के वो हैरान। खैर उसे इनके प्रोफेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो डैड भी उसे अपना बेटा मान ही लेते हैं। ग्रैंड माँ तो अपने पति को देख के बहुत ही खुश थी। डैड के लिए इधर कज़ुमा की मॉम परेशान, वो काफ़ी ड्रंक हो चुके थे। अचानक ही हाना की मॉम के कपड़े समेटते हुए उन्हें वहाँ से वही वाला पेंडेंट दिखता है जो कि लू फैमिली चुरा के ले गई थी। अब तो इनका शक इन पे और ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो हैरान तो होती है कि ये इनके पास कैसे आया।
हाना के आने पे वो इसे छुपा लेती हैं। सेफ में से पैसे गायब होने के साथ साथ वहाँ पे लू फैमिली राइट किया एक लेटर भी पड़ा मिलता है। मॉम को तो हाना की फैमिली पे शक होने लगता है। अब ये इधर हैरान के आखिर कौन हमारा नाम यूज़ करके इतनी छोटी छोटी चीज़ें चुरा के हमारा नाम भी उल्टा बदनाम कर रहा है। हाना को रिजॉर्ट के ओनर से सारी बात का पता चल जाता है कि कैसे कॉम्पिटिटर्स उन्हें परेशान करने के लिए उनके यहाँ आए कस्टमर्स को तंग करते हैं। इवन के इस बेचारी को तो अपने ही दुश्मनों के बेटे से लव भी हो चुका था, पर क्या करे, ये और वो लड़का दोनों ही मजबूर हैं। वो इसकी खातिर अपनी फैमिली तक से लड़ाई कर जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। डैड ने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबको बता दिया था, ये चीज़ें चुराते भी हैं। अब यहाँ पे डैड हैरान कि ये पुलिस की तरह क्यों इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अब आगे फिर उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली में कज़ुमा की फैमिली तो पुलिस ऑफिसर से भरी पड़ी है। ग्रैंडपा ने इसे जाके कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कह दिया था। एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन ने उन दोनों लवर्स को पकड़ लिया था, सो ये उसे छुड़ाने जाने लगते हैं। उनके साथ तो ये फिर अच्छी खासी फाइट भी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्हीं का नाम यूज़ करके चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही थे। अब उन्होंने उन दोनों लवर्स को भी छुड़ा लिया था। वापस आने पे हाना परेशान कि आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं। ये लोग अपना सामान पैक करके कज़ुमा की फैमिली से भागने की कोशिश कर रहे थे। हाना को भी सारी बात का पता चल जाता है। ये लोग इन्हें पकड़ने के लिए फुल तैयारी के साथ ही आ रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका था कि हाना की फैमिली थीफ है। वतारू जिसने इन सब पे नजर रखी हुई थी, वो तो इन्हें भागने के लिए कहता है। ये लोग भी बाहर उन्हें देख के एकदम सरप्राइज। एंड देन फिर पुलिस चोर का खेल स्टार्ट। कज़ुमा हाना से जुदा तो नहीं होना चाहता था, पर क्या करता, भागना तो फिर उसकी मजबूरी थी। ये लोग अब सीधा उसके घर पहुंचते हैं। ये तो शुक्र है उन्होंने अपने सीक्रेट रास्ते को बंद कर दिया था, तब भी पकड़े नहीं जाते। हर तरफ न्यूज़ में इन्हीं को पकड़ने के बारे में ही बातें हो रही होती हैं। डैड ने इन्हें अपना सामान दे के अब वहाँ से अलग अलग रहने का कह दिया था कि शायद इस तरह हम पकड़े जाने से बच जाएंगे। साथ में हाना को थोड़ी सी डांट भी पड़ जाती है कि अगर तुम्हें पता था कि कज़ुमा की फैमिली पुलिस में है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। फिर यहाँ पर डैड कहते हैं कि किस्मत रही तो फिर हमारी मुलाकात हो ही जाएगी। पुलिस ने लू फैमिली को पकड़ने के लिए बहुत सारा इनाम भी रख दिया था। सीनियर तो कज़ुमा को हाना जैसी क्रिमिनल लड़की को दिल से निकाल देने को कह देता है। वतारू ने प्लेग्राउंड में ही अपना घर बना लिया था। हाना को जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पे ही स्टे करती है, बाकी सबका नहीं पता। ऐसे ही एक दिन ये बेचारी तो बेहोश होकर नीचे ही गिर जाती है। कज़ुमा को उसकी बड़ी ही चिंता थी कि वो आखिर कहाँ है, क्या कर रही होगी। एक लेडी इसे बेहोश पड़ा देख लेती है एंड देन इसे लेके अपनी प्लेस पे ही आ गई थी। आज से वो हाना को अपने यहाँ काम पे भी रख लेती है। इधर वतारू अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करके इमोशनली हो गया था कि आखिर मैं मॉम डैड से कब मिल पाऊंगा। ये बेचारा उनसे कभी भी दूर नहीं रहा था। कज़ुमा की प्रमोशन को ये कह के डिसमिस कर दिया जाता है कि वो एक क्रिमिनल का बॉयफ्रेंड रहा है एंड उसे पकड़ भी नहीं पाया। हाना का काम अच्छा जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कज़ुमा को बहुत मिस करती है, जिसने उसका वेट करने को कहा था। इधर वो भी उसी के बारे में ही सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। यहाँ पे लू फैमिली के पकड़ने की खबरें जब मिस साची न्यूज़ पे देखती हैं, उन्हें पता चल चुका था कि हाना उसी फैमिली से है, लेकिन वो उसका ये सीक्रेट पुलिस को नहीं बताती कि उनकी प्लेस पे हाना रहने के लिए आई हुई है। इंजो जी तो कज़ुमा से मिलने आ चुका था। वो हैरान होकर इससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये खुद को हाना का फ्रेंड कह के ही उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। साची की प्लेस पे आहिस्ता आहिस्ता हाना की फैमिली इकट्ठी हो गई थी। इन्हें किस्मत ने फिर से मिलवा दिया था। खैर इसे जस्ट हाना का ही पता था कि वो लू फैमिली से है। इन्हें अपनी प्यार की कहानी सुनाती है। इसका लवर हुंडो के यहाँ काम करता है। अब फिर हमें पता चलता है कि इसकी एक वर्कर पुलिस के यहाँ पहुंची होती है और उन्हें बताती है कि हाना इस वक्त हमारी प्लेस पे है। इधर इसने हाना को अपने लवर को यहाँ लाने की रिक्वेस्ट कर दी थी कि प्लीज़ मुझे नाम मत करना, मेरे लिए क्या तुम ये कर सकती हो। अब तो ये पूरी फैमिली ही अपने मिशन पर निकल पड़ती है। मॉम डैड बाहर हुंडो को संभालते हैं और ये अंदर आके उस पर्सन को अपने साथ चलने को बोलती है कि मिस साची तुम्हारा वेट कर रही है। लेडी बग्स के साथ वतारू की भी एंट्री होती है। मीन उसने इन लोगों को फाइनली ढूंढ ही लिया था। अब ये उसे लेके साची की प्लेस पे पहुंच जाते हैं। ये दोनों बिछड़े हुए लवर्स तो इतने अरसे बाद मिलके एक दूसरे को इमोशनल होके हग्गी कर लेते हैं। साची हाना को थैंक्स कहती है। अब ये लोग अपना सामान उठा के डैड के साथ जाने वाले थे, वो तो चले जाते हैं। हाना पीछे अपना सामान उठाने रूम में आ गई थी। तभी इस प्लेस पे पुलिस की एंट्री होती है। कज़ुमा सीनियर को रोक के खुद ही हाना को
अंदर से बाहर लाने का कहता है। सीनियर तो इधर उसे वार्न कर देता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी हाना का साथ दिया तो मैंने उसे मार देना है, ये सोच लेना। पहले तो अंदर आके वो उसे हग कर लेता है एंड देन उससे अपोलोजाइज करके हाना को पुलिस के हवाले कर देता है। वो बेचारी तो एकदम शॉक ही रह गई थी एंड देन चुपचाप उनके साथ जाने लगती है। ये सब तो कज़ुमा से बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा होता। अब आता है कहानी में ट्विस्ट कि ये पुलिस गाड़ी किराए के बंदे ही चला रहे थे। हाना को वहां से भगाने का प्लान कज़ुमा ने इंजोजी के साथ मिलकर बना लिया था। अब भला वो इसे पुलिस के हाथों पकड़े होते हुए कैसे देख सकता था। हालांकि इसने क्रिमिनल को भगाया, फिर भी इसे कोई भी पनिशमेंट देने की बजाय उल्टा फर्स्ट डिवीजन में प्रमोट कर दिया जाता है। ये बात इसे काफ़ी स्ट्रेंज लगती है। वो इस बारे में फिर इमली से बात करता है। खैर उसे भी कुछ पता नहीं था। हाना को अपसेट बैठा देख के ये तो फिर ना सिर्फ उसे तसल्ली देने लगता है बल्कि अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेता है। ये सुन के हाना कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर इंजोजी उसे लेके सीरियस था। इधर इमली ने इसे प्रपोज कर दिया था और वो तो ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार होती है कि मुझसे अगर शादी करने के बाद भी तुम हाना को ना भुला पाए या उसका जिक्र करते रहे मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सुन के वो सरप्राइज इसके साथ डेट करने को फिर मान ही गया था। अब हमें फिर 1 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है। इमली और कज़ुमा दोनों की ही शादी बहुत जल्द होने वाली थी। हाना की फैमिली ने भी अपना अच्छा सा ठिकाना फाइनली बना ही लिया था। ये अब अपनी आइडेंटिटी चेंज करके ही लाइफ गुजार रहे होते हैं। हाना इन जोजी को डेट कर ही है। आज तो वो बड़े प्यारे से अंदाज में इसे शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर अपने साथ अब्रॉड चलने को भी कह देता है, जिसका भी ये कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। वो भी वेट करने को तैयार था। कज़ुमा एक और केस पे वर्क कर रहा था जहाँ पे एक वीडियो देखते हुए उसे एक पर्सन काफ़ी सस्पिशियस लगता है। हाना ने मॉम को इंजोजी के प्रपोज करने की बात बता दी थी कि प्लीज़ आप ये डैड को अभी मत बताना। वो भी कहती हैं कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। हाना से मिलने के लिए बकायदा ग्रैंडपा ही आए थे। यहाँ पे हाना उन्हें चोरी करने का छोड़ने के लिए कह देती है कि प्लीज़ आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करें ना, पर वो नहीं मानते। मॉम को बताने का क्या फ़ायदा, उन्होंने डैड को प्रपोजल वाली बात बता ही दी थी। इंजोजी घर आया होता है। अब यहाँ पे उसे साइड पे ले जाके ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड जाने के लिए तैयार हूँ, पर शादी का अभी कुछ नहीं कह सकती। वो भी मान ही जाता है एंड यहाँ पे वो तो फिर इसे हग ही कर लेता है। इमली को मॉम के साथ देख के कज़ुमा को हाना की याद आ जाती है कि एक दिन वो भी तो इसके साथ घर पे आई थी। दूसरी तरफ हाना ने अपने अब्रॉड जाने की बात मॉम डैड से कर ली होती है। उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था कि चलो इंजोजी के साथ ही तो जा रही है। अगले दिन एयरपोर्ट पे वो तो फिर हाना के आने का वेट करने लगता है। हाना भी सबसे मिलके घर से निकल ही पड़ी होती है। ये तो हाना की फ़ोटो देख के पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे उसे अपसेट देख के ये तो फिर अपनी बातों से और अपने गानों से उसे फ्रेश किया करता था। घर पे वतारू से आज मॉम डैड को पता चलता है कि हाना कज़ुमा को नहीं भुला पाई है, इसलिए वो ये कंट्री छोड़ के जा रही है ताकि हो सकता है कि वो वहाँ जाके उसे भूल जाए। अब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हम अपनी बेटी को खुशियाँ ना दे सके। माँ बाप की तो यही ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा या बेटी हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। हाना को रास्ते में ही कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। लेडी बग ट्रैकर जो कि उनके साथ लगा था, इसलिए फिर वतारू को सारी बात का पता चल जाता है। ये तो हाना को लेके बहुत ही फिक्रमंद हो गए थे। इधर कज़ुमा की जिस पर्सन से टक्कर होती है एक्चुअली में वो वही बंदा था जिसकी उसे तलाश थी। ये उसे फॉलो ही करने का सोचता है। हाना को किडनैप करवाने वाला भी यही होता है। असल में इसे उसकी आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक हो गई थी। पॉइजन छोड़ के वो साहब तो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाना को कज़ुमा की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है। हाना उसे यही बाहर रुकने का कह देती है। अब बातों ही बातों में जब हाना को पता चलता है कि ये तो बहुत जल्द इमली से शादी करने वाला है, वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी यहाँ पे बेहोश भी कज़ुमा इन बदमाशों को पकड़ने के बाद फिर उसकी हेल्प करने आ गया था। आगे से हाना को देख के शॉक एंड उसे उठा के फिर बाहर ही लेके जाने लगता है। हाना को जब होश आता है वो तब घर में ही खुद को देख के सरप्राइज। एक्चुअली में मॉम डैड तो इसे ढूंढते ढूंढते उसी प्लेस पे ही पहुंच गए थे, इसलिए फिर उसे लेके घर आ गए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को एक नदी किनारे से लाश मिलती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना वो स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से मिलने वाला पेंडेंट किसी और का नहीं बल्कि ग्रैंडपा का था। इधर इन लोगों को पता चल जाता है कि जिसका मर्डर हुआ है वो ग्रैंडपा ही हैं। अभी इन्हें उस बात का यकीन नहीं आता। हाना ने अब कहीं भी ना जाने का सोच लिया था। कज़ुमा वर्क प्लेस से मिलने आता है। उसे भी ग्रैंडपा के जाने का अफसोस था। यहाँ पे वो उसे बताता है कि असल में ग्रैंडपा का पेंडेंट जो हमें सीन से मिला था वो तो पुलिस स्टेशन में है। तभी मुझे पता चला कि वो ग्रैंडपा ही थे।
अब उस पेंडेंट की तो ग्रैंडमा के पास होती है, सो ये पुलिस स्टेशन से वो चुराने का सोच लेते हैं। सबकी नज़रों से बचते बचाते उन्हें वो मिल ही गया था। एक्चुअली में वो तो इसमें की डाल के ये जानना चाहते थे कि वाकई में ये असली है या नकली। इधर कज़ुमा को क्राइम सीन से एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जो कि खून करने वाले का ही हो सकता था। सो ये उस पर इन्वेस्टिगेट करवाने का सोचता है। पेंडेंट को खोलने पे एक फ़ोटो ही वहाँ पे दिखती है जो कि ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और उनके एक फ्रेंड की थी। ग्रैंडमा जवानी में हाना की तरह और ग्रैंडपा बिल्कुल कज़ुमा की तरह दिखते थे। अब वो इन्हें अपनी लव स्टोरी बताने लगती हैं। अब यहाँ पे वो इन्हें यही कहती हैं कि एक्चुअली में जो कि उनका लवर था वो कोई और नहीं बल्कि कज़ुमा के ग्रैंडपा ही थे। इन्हें जब पता चला कि ग्रैंडपा की पूरी फैमिली पुलिस से बिलोंग करती है तो इन्होंने उन पे गिव अप कर दिया। तभी किसी ने उन पे अटैक भी कर दिया था जिन्हें जस्ट उनका फ्रेंड ही देख पाया। ग्रैंडमा ने अपने लवर को सब सच बता के ही ब्रेकअप किया था कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि मैं लू फैमिली से हूँ जो कि थीफ मानी जाती है और तुम हो पुलिस फैमिली से। इस बात से दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और फिर बाद में ही हमें पता चला कि इन दोनों का फ्रेंड जो कि हमेशा चुप चुप रहता था असल में वो ग्रैंडमा को पसंद करता था। इसलिए बाद में उन्होंने जैसे तैसे करके ग्रैंडमा को ढूंढ लिया और फिर उनसे शादी कर ली और वो पूरे मन से ही चोरों की फैमिली में शामिल हो गए और वही तो हमारे ग्रैंडपा हैं। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कज़ुमा के ग्रैंडपा और ये दोनों दोस्त मिल चुके हैं। ग्रैंडमा ने तो अपने स्कार्स का ट्रीटमेंट करवा लिया था लेकिन ग्रैंडपा को अभी भी उस पर्सन की तलाश थी जिन्होंने इन पे अटैक किया। वो कोई अच्छा बंदा नहीं था। वतारू इन्हें बताता है कि इस वक्त जिस पर्सन को ग्रैंडपा के पेंडेंट की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि इमली है और वो ये सब अपने ग्रैंडपा के कहने पे ही कर रही थी। सो इन्हें अब मालूम हो जाता है कि ग्रैंडपा को फिर उसी पुलिस ऑफिसर ने ही मरवाया है क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ग्रैंडपा को पता चल गया होना है कि ये वही पर्सन था जिसने ग्रैंडमा पे अटैक किया। सो इसके बाद उस पर्सन ने ही पकड़े जाने के डर से इन्हें मरवा दिया ताकि किसी को भी आज तक उनके किए काले करतूतों का पता न चल जाए। अब ग्रैंडपा को मुजरिम की कैसे पहचान हुई वो भी मैं बताती हूँ कि उस दिन उन्होंने जो कि अटैकर के फेस पे निशान देखा था वो सेम इमली के ग्रैंडपा के फेस पे अभी तक मौजूद है। सो उन्हें ढूंढना आसान। ये साहब अपनी ग्रैंड डॉटर इमली की शादी भी एक मिशन के साथ ही कज़ुमा से करवा रहे थे। डैड तो हाना को कज़ुमा को शादी वाले दिन भगाने का ही आइडिया देते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं सो डोंट वरी। उस कपड़े की रिपोर्ट्स आ चुकी थी। ये शादी करने से पहले मॉम डैड को कुछ कहता है। अब वो क्या काम था उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फाइनली इनकी शादी का दिन आ गया था। इन्हें फिक्र तो होती है कि कहीं लू फैमिली उनके होने वाले सन इन ला को भगा के ही ना ले जाए, इसलिए स्पेशल इन ग्रैंडपा साहब ने खुद ही सब पे नज़र रखी हुई थी। फिर भी हाना की एंट्री हो ही जाती है और इधर मास्क के पीछे डैडी थे वो तो बड़ी होशियारी के साथ ही इन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं और खुद भी उनके साथ ही चले गए थे। पीछे से ये लोग एकदम शॉक के आखिर हमारे साथ हो क्या गया है। कज़ुमा को इन्होंने बेहोश कर दिया था। अब मॉम डैड तो इन्हें साथ में देख के काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। कज़ुमा को होश हाना के घर पे जाके ही आता है। उसे अभी समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। तभी ऑफिसर साहब अपने आदमियों समेत यहाँ पे आ जाते हैं। कज़ुमा को वो चुपचाप यहाँ से चले जाने को बोलते हैं कि तुम्हें हर हाल में इमली से शादी करनी होगी। गुंडे उसे पकड़ के फिर वहाँ से लेके चले ही गए थे। कज़ुमा ने डैड से जो काम करने को कहा था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुकी थी। वो फिर सीनियर और इमली से मिलने आता है। मॉम को उसने वहाँ से जाने को बोल दिया था। इधर इन साहब ने अपने सारे जुर्मों को इनके सामने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्चुअली में ये पास्ट में करप्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तब जब ग्रैंडमा ने चोरी की तो तभी उन्हें करप्शन लिस्ट भी मिल गई जिनमें इनका नाम शामिल था। सो उन्हें वो हर हाल में चाहिए थी। तभी जाके इन्होंने ग्रैंडमा पे अटैक ही कर दिया कि वो लिस्ट मुझे दे दो, पर उन्होंने ना दी। उसके बाद से ये लू फैमिली के दुश्मन ही बन गए कि मैंने इनका काम तमाम कर देना है। अभी तक उन्होंने उस लिस्ट दी ही नहीं थी। वो तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने कज़ुमा को जानबूझ के अपनी फैमिली का पार्ट बनाने का सोचा ताकि बाद में वो मेरे सारे काले करतूतों पे पर्दा रख सके। अगर उसने ऐसा ना किया तो मैंने उसे ही मार देना है। बाकी रही तुम लोगों के डैड की बात, तो वो खामखा में ही मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। सो मैंने उसे भी निपटाने का सोच लिया। अब तो यहाँ पे वो सबको ही टपकाने वाले थे।
उधर कज़ुमा को पता चल गया था कि सीनियर ने ही अपने दादाजी के कहने पे हाना के ग्रैंडपा का खून किया है। वो तो इनसे बहुत ही ज़्यादा निराश नज़र आ रहा होता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब पुलिस भी ऐसे काम करने लग गई थी, उससे बेहतर है कि चोरी बंदा बन जाए। वेल तभी कज़ुमा को हुंडे पकड़ के ले जाते हैं। इधर ये सब देख के हैरान के ग्रैंडपा मरे नहीं बल्कि जिंदा थे। उन्होंने अपने मरने की न्यूज़ जानबूझ कर ही फैलवाई थी ताकि इन साहब तक पहुंच सके। अब जाहिर है उनके पास ये एक ऑप्शन बचा था। ये सब सभी उनके सामने फिर वीक बनने का नाटक ही कर रहे थे। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, ताकि इनसे बातों ही बातों में सारी सच्चाई उगलवा सके। इस वक्त वतारू लाइव स्ट्रीमिंग ही कर रहा था। अब सारे लोगों को इनकी सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है। कज़ुमा को इनके गुंडों के हाथ देख के हाना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया था। वो तो उसे बचाने निकल पड़ी थी। बाकी फैमिली इन सारे बदमाशों से निमटने लगती है। आज तो वतारू ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई थी, वो उनसे बहुत अच्छी फाइट करता है। कज़ुमा के ग्रैंडपा की भी धमाकेदार एंट्री होती है। दोनों दोस्त मिलकर ही अपने दुश्मन का काम तमाम करते हैं। ग्रैंडपा तो अपने फर्स्ट लव को देख के इमोशनल ही हो गए थे। इनका बिछड़ना तो शायद फेट में ही लिखा था। वो कहते हैं ना कि जो नसीब में ना हो वो चाहे हम जितनी कोशिश कर ले वो नहीं मिलता। इन सोची ने भी अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली थी कि उसने हाना के बगैर ही लाइफ गुजारनी है। हाना कज़ुमा के पास आ चुकी थी। वो इन लोगों की अच्छी खासी दुर्गत बना के रख देती है कि आखिर तुम लोगों की मेरे लव को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। एंड देन वो इसे फिर अपने पीछे आने का कह के वहाँ से चली जाती है। इमली ने भी अपने दिल पे पत्थर रख के उसे कह दिया था कि कज़ुमा मैं तुम्हें ज़रा भी लाइक नहीं करती हूँ। वो सारा कुछ मैं तो जस्ट अपने ग्रैंडपा के कहने पे ही कर रही थी और कुछ नहीं। सो तुम खुशी खुशी अपने लव के पास जाओ। एंड उसके जाते ही वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती है। आखिर को वो ये सारी बातें अपने दिल से थोड़ी ही ना कह रही थी। अब ये हाना के पास आके उससे सॉरी बोलता है कि मुझे शुरू दिन से ही तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। हमारी किस्मत बस एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। अब साथ में कज़ुमा तो उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने का भी इससे प्रॉमिस कर ही चुका होता है। अब फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को किस करते हुए मॉम डैड भी देख लेते हैं। सबके पास इनका पार्टनर मौजूद था, बस बेचारा वतारू ही सिंगल रह जाता है। हाना उसे गुड बाय कह के मॉम डैड के पास आ चुकी थी। ये लोग पुलिस की नज़रों से बच के वतारू के बनाए लेडी बग हेलीकॉप्टर में ही जाने लगते हैं। पुलिस इन्हें ढूंढते ही रह गई थी, पर ये सारे लोग गायब। वो लोग तो फिर यही सोचने लगते हैं कि आखिर सारी फैमिली गई तो गई कहाँ। न्यूज़ में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का ये खबर बताई जाती है कि जिसमें लू फैमिली थी। शायद उनका अब हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया है। उन्हें क्या पता कि ये सब तो पैराशूट्स का यूज़ करके वहाँ से बच्चे निकले थे। अब भला इस फैमिली को भी कोई इतनी इजली कैसे मार सकता है। ये सारे के सारे कज़ुमा के घर ही पहुँच आए थे। उन्हें सारी बात का भी बता देते हैं कि हम कैसे वहाँ से भाग निकले। उन्होंने तो कज़ुमा के इन लाश को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब हाना और कज़ुमा दोनों ही अपनी लाइफ से खुश थे तो वो रंग में भंग कैसे डालते। इतनी मुश्किलों के बाद जो इंसान को खुशी मिलती है वही सबसे ज़्यादा पीसफुल होती है। ये बात भला इन दोनों के अलावा अब कौन अच्छे से जान सकता था। हाना की फैमिली ने बहुत जल्दी रहने के लिए अपना न्यू ठिकाना बना लिया था। अभी तक किसी को कुछ खबर नहीं थी कि लू फैमिली जिंदा भी है या मर गई, सिवाय कज़ुमा के ख़ानदान के। कुछ अरसे बाद इन दोनों की बहुत ही प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये एनी रखते हैं। इसकी बर्थ के बाद से तो दोनों फैमिलीज़ और ही ज़्यादा क्लोज आ गई थी। अपनी सारी खुशियाँ एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ग्रैंडपा भी जो कभी स्माइल नहीं करते थे अब हर वक्त खुश रहते हैं। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक